खटीमा में क्रोकोडाइल सफारी की शुरुआत हो गई है। सुरई वन में क्रोकोडाइल सफारी की शुरुआत हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुरुआत की है। वाइल्ड लाइफ के शौकीनों के लिए ये एक बड़ी और अच्छी खबर है। खटीमा में क्रोकोडाइल सफारी की अब शुरुआत हुई है। बड़ी संख्या में जो पर्यटक पहुंचते थे, सफारी के शौकीन होते थे, वाइल्ड लाइफ के शौकीन होते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। आज पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुरुआत की है। क्रोकोडाइल सफारी ये हमने बहुत आगे की सोच के साथ इसको यहाँ पर प्रारंभ किया है। 2016 से हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे। हमारे यहाँ के डीएफओ साहब संदीप जी भी हैं, उनकी पूरी टीम, सारे लोगों ने, वन विभाग के लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। इसके बन जाने से इस क्षेत्र को एक इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में मदद मिलने वाली है। जैसे ये सफारी चालू होगी तो यहाँ पर सैकड़ों लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दिलीप रावत का कहना है उनके क्षेत्र में वन विभाग के कामों में करप्शन हो रहा है। इसके लिए दिलीप रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र भी लिखा है। दिलीप रावत का कहना है कि कालागढ़ और लैंसडाउन वन प्रभाग में बड़ा करप्शन हुआ है। दिलीप रावत ने कहा कि टाइगर सफारी, दीवार निर्माण, भवन निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए के काम नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि वन भूमि पर नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किया जा रहा है। इस तरह से पिछले 4 साल में अवैध खनन और हाथी दीवार के काम करवाकर करोड़ों रुपए का करप्शन हुआ। आगे कहते हैं, कई बार इसकी शिकायत भी की गई मगर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो भाजपा विधायक ने ये तमाम आरोप लगाए हैं। विधानसभा में 2 वन प्रभाग आते हैं। एक कालागढ़ वन प्रभाग जो कार्बन नेशनल पार्क के अंतर्गत है और दूसरा है लैंसडाउन। और दोनों ही वन प्रभागों में इतना भारी मात्रा में अनियमितताएं हो रही हैं कि मैंने कई बार शासन प्रशासन सबको कहा, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी मैंने एक पत्र लिखा है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच की जाए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कई प्रकार के गलत तरीके से कार्य किए जा रहे हैं और अवैध पातन किया जा रहा है, और जो काम भी किए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता बहुत निम्न स्तर की है। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये प्रार्थना पत्र दिया है। मालूम तो जरूर होगा, मुझे लगता है कि अगर मालूम नहीं है तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि सारे लोगों को, नीचे से ऊपर तक लोगों को ही पता है। वहीं लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत इस बात से नाराज हैं कि उनकी सीट पर कुछ पार्टी के ही नेताओं की गिद्ध दृष्टि है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी परिवार के आधार पर कोई टिकट नहीं देती। बहुत सारे लोगों की गिद्ध दृष्टि इसलिए है क्योंकि मैंने 10 साल में अपने एक कार्यकर्ता को नाराज नहीं किया, एक ग्रामवासियों को मैंने नाराज नहीं किया। कुछ लोगों को भले काम नहीं होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने उत्तराखंड बनने के बाद 10 साल के, क्या मेरे से पूर्व के जो 10 साल का कार्य है और मेरा कार्य है, मैं उनसे 21 हूँ। और यही स्थिति है कि मेरे सामने विरोधी कोई नहीं है। तो कुछ लोगों को लगता है कि फील्ड आसान है क्योंकि जो मैंने मेहनत से तैयार किया है, तो कुछ लोगों को लगता है कि आसान है, इसलिए वहाँ पर गिद्ध दृष्टि वहाँ पर जमाए रखें। वहीं देहरादून से बड़ी खबर, जहां हरक सिंह की पार्टी संगठन से मांग 4 सीटों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने की उन्होंने मांग रखी है। लैंसडाउन, यमकेश्वर, डोईवाला, केदार सीट से चुनाव लड़ने का विकल्प भी सामने रखा है। 3 सीटों पर फिलहाल भाजपा के विधायक हैं। लैंसडाउन से विधायक हैं दिलीप रावत। एक तरफ अगर हम देखें तो भाजपा विधायक की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो मांग है वो मांग भी सामने आई है। कहना है हरक सिंह रावत का पार्टी संगठन से मांग की है 4 सीटों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने की उन्होंने मांग रखी है। लैंसडाउन, यमकेश्वर, डोईवाला, केदार सीट से चुनाव लड़ने का विकल्प उन्होंने सामने रखा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, क्या इनमें से किसी एक सीट से लड़ने का मौका मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो भाजपा विधायक की ओर से अलग तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। 3 सीटों पर अगर देखें तो भाजपा के विधायक है। अब इन सीटों के अलावा क्या अलग से कोई मौका दिया जाता है, ये देखना होगा। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, पार्टी संगठन से ये मांग की है हरक सिंह की ओर से कि 4 सीटों में से किसी एक सीट पर उन्हें चुनाव लड़ाया जाए।
और अजीत सिंह राठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, अगर देखें तो हरक सिंह ने जो मांग की है उस मांग से अलग जो भाजपा विधायक आरोप लगा रहे हैं, इन दोनों अगर खबरों को जोड़कर देखें तो किस तरीके से समझे, क्या सीट का बंटवारा आसान हो पाएगा? गुंजन, देखिए दोनों खबरें एक दूसरे को कोरिलेट कर रही हैं। एक जहां लंचडाउन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिलीप रावत वो कह रहे हैं कि मेरी सीट पर कुछ गिद्धों की दृष्टि है, और दूसरी तरफ वो तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। उधर हरक सिंह रावत ने संगठन को जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, 4 सीटों का एक पैनल भेजा है और उनसे कहा, उनसे निवेदन किया है पार्टी संगठन से कि इन 4 सीट में से मुझे कहीं एक जगह से लड़ा दिया जाए, जिनमें एक सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक हैं डोईवाला से, एक सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी की बेटी रितु खंडूड़ी यमकेश्वर से विधायक है, एक जगह से लंचडाउन से खुद यही विधायक हैं जो अभी इस चीज़ का संकेत दे रहे हैं कि दिलीप रावत की उनकी सीट पर किसी की नज़र पड़ी हुई है। और केदारनाथ सिटी ऐसी है जहाँ पर कांग्रेस के मनोज रावत वहाँ से विधायक हैं, तो ये चाहते हैं कि इन 4 जगह से कहीं एक जगह टिकट दे दिया जाए। सवाल ये है कि पिछले दिनों जो ड्रामा हुआ वो कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज को लेकर के हुआ। अब सवाल ये उठता है कि मंत्री अगर कोटद्वार की लड़ाई लड़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो 4 सीटों का पैनल क्यों भेज रहे हैं, संगठन से क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे कोटद्वार से अन्यत्र किसी भी सीट पर लड़ा दिया जाए? यानी वो मेडिकल कॉलेज क्या है? मतलब एक चीज़ ये राजनीति के तौर पर समझ में नहीं आ रही है। दूसरी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोटद्वार की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, ये तमाम चीज़ें जो जैसा अभी दिलीप रावत जो लंचडाउन से विधायक है उन्होंने बताया कि उनकी सीट पर कुछ नज़र है, ये बहुत जमाने से खबर चली आ रही है कि हरक सिंह रावत चाहते हैं कि उनको लंचडाउन से टिकट दे दिया जाए। लेकिन चूंकि दिलीप रावत दूसरी बार के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका सीट पर उनका टिकट काटना सरकार के लिए, संगठन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। और चूंकि अगर वो विद्रोह पर उतर आए तो फिर वो सीट का जीत और हार का निर्णय फिर पब्लिक ही करेगी। तो ऐसी तमाम सूचनाएं और ऐसी तमाम चर्चाएं हरक सिंह के बारे में यहाँ चल रही है, और सूत्रों के हवाले से, पुष्ट सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इन 4 सीटों में से कहीं एक जगह से वो लड़ना चाहते हैं। केदारनाथ वो इसलिए भी लड़ना चाहते होंगे क्योंकि केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ सीट आती है। रुद्रप्रयाग से वो पहले भी कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, तो उन्हें लगता होगा कि यहाँ पर कोटद्वार में जो एंटी इनकम्बेंसी है तो कम से कम उसे छोड़कर किसी दूसरी सीट का रुख किया जाए। जी अब अजीत जी, अगर देखें जिस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में टिकटों का बंटवारा सीटों पर किस तरीके से होगा ये देखने वाली बात होगी आगे। लेकिन जिस तरीके से शर्तें रखी जा रही हैं, क्या इतना वाकई आसान हो पाएगा? एक तरफ विधायक हैं जो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, आपने बताया 2 बार के वो विधायक रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अगर उनका टिकट काटा तो। गुज्जन, देखिए उन्होंने 2 आरोप लगाए हैं अभी एबीपी गंगा की स्क्रीन पर वो बोल रहे थे। एक तो लगाया कि उन्होंने जो कालागढ़ रेंज में जो इसमें ये नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसमें काफ़ी धांधली हो गई है, और उनके उस आरोपों को इस बात से बल मिलता है कि कालागढ़ का जो डीएफओ है किशन चंद, उसका तबादला पिछले 1 महीना पहले वहाँ से हो चुका है, लेकिन वहाँ से उसने अभी चार्ज नहीं छोड़ा है, तो और वो मंत्री का बहुत खास बताया जाता है। तो इस वजह से ये भी एक आरोप कोरिलेट हो रहे हैं कि कालागढ़ से आरोपी किशन चंद को, जिसके कामकाज के चक्कर में कई अफसरों पर गाज गिर गई, तो किशन चंद का भी तबादला हुआ था, वो नहीं आए। तो ये देखिए इनके आरोप इस बात से कोरिलेट कर रहे हैं, इसको स्थापित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। दूसरा, वो अपनी सीट का हवाला पहले ही दे चुके हैं कि मेरी सीट पर कुछ लोगों की नज़र है, और उन्होंने गिद्ध शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है। तो पार्टी के भीतर इन दोनों आरोपों को किस तरह से पार्टी लेगी और कितना आसान हरक सिंह रावत के लिए कोई सीट बदलना होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया जी बहुत बहुत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है दोपहर 2 बजे। अब से कुछ देर बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस मंथन करेगी। प्रत्याशियों के नाम पर कांग्रेस पार्टी चर्चा करेगी। जल्द ही प्रत्याशियों की जो पहली सूची है वो जारी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी लगातार मेहनत करती हुई वहां पर नजर आ रही है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक है ऐसे में मंथन भी जारी है, बैठकों का दौर भी जारी है। आज स्क्रीनिंग कमेटी की दोपहर 2 बजे बैठक होनी है। अब से कुछ देर बाद ये बैठक होगी। 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी मंथन करेगी। प्रत्याशियों के नाम क्या होंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती है कि सीट से किसको प्रत्याशी बनाया जाए। इसकी पहली सूची भी आज सामने आ सकती है। इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक होगी। और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता सारा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, आज बड़ी बैठक होनी है स्क्रीनिंग कमेटी की, कांग्रेस की ओर से पहली सूची भी आ सकती है, ऐसी जानकारी सामने है। क्या जानकारी और आपके पास?
देखिए गुंजन, अगर बात करें तो पहली सूची आज नहीं आ रही। आज उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन होगा कि किस सीट से कौन उम्मीदवार बन सकता है, क्योंकि दावेदार कई हैं, एक सीट पर एक से ज्यादा कई दावेदार हैं। इसको लेकर एक तो मंथन होगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उत्तराखंड के अंदर कई सारे जो राजनीतिज्ञ हैं वो अपने अपने पुत्र के लिए भी टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि यशपाल आर्य अगर बात करें तो खुद उत्तराखंड में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा से कांग्रेस ज्वाइन की है, उनके पुत्र भी विधायक है, तो उन पुता पुत्र को टिकट तो मिल रही है। तो इसके साथ साथ कई सारे और पुत्र और पिता हैं जो टिकट चाह रहे हैं। इनमें अगर खास तौर से बात करें तो पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह, वो भी अपने पुत्र के लिए टिकट चाह रहे हैं, हरीश रावत भी चाह रहे हैं, रंजीत रावत भी चाह रहे हैं। तो कई सारे ऐसे नेता हैं जो अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी टिकट चाह रहे हैं। तो इसको लेकर के भी आज मंथन होगा कि क्या इन परिवार वालों को भी टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। हालांकि अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर समाज में स्वीकार्यता है और अगर वो लोग जीतने की कुव्वत रखते हैं, जीतने के अगर समर्थ हैं, तो फिर उनको टिकट दिया जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आज इस बात को लेकर भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान। क्या जो नेता उत्तराखंड के अंदर सक्रिय हैं उनके परिवार से भी टिकट दिया जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार अपने परिवार के लिए टिकट की डिमांड कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर भी आज स्क्रीनिंग कमेटी में मंथन होगा। अभी अगर आज की बात करें तो कई सारे लोगों से बातचीत की जाएगी आज स्क्रीनिंग कमेटी में कि किस तरीके से टिकट का वितरण किया जाए, कैसे उम्मीदवारों का चुनाव किया जाए। आज के अलावा कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में जारी रहेगी। कल भी कई सारे नेताओं के साथ यही चर्चा की जाएगी, क्योंकि कई सारे नेताओं के साथ अलग अलग वार्ता भी की जा रही है, जिससे कि ठीक है अविनाश, अब इंतजार तभी होगा कि अब जब ये मंथन होगा, मंथन के बाद सूची का बात ये देखने वाली बात होगी और उस सूची में जगह किसको मिलती है, ये सबसे बड़ी बात है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को हल्द्वानी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और रैली का तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान भाबर की लाइफलाइन जमरानी बांध परियोजना को लेकर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। अब देखिए, दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री का कल का दौरा है, तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं और भाजपा संगठन में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिस तरीके से उत्साह है वो आप दूसरी तस्वीरों में देख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से बात की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर महीने के दूसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, किस तरीके से कल का दौरा रहेगा और क्या कुछ सौगात मिलने वाली, क्योंकि अगर देखें तो दिसंबर महीने में ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी अपना विकास का कार्य दे रहे हैं। आपने देखा होगा अभी वो कल कानपुर में भी थे, पीछे गोवा, मणिपुर, जहाँ भी है सभी जगह जा रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि उत्तराखंड में सरकार जा रही है, विश्वसनीयता खो चुकी है, इसलिए लगातार प्रधानमंत्री को दौरे करने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के भी प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, और कार्यकर्ता का फर्ज होता है कि जब कार्यकर्ता मैदान जंग में होता है तो उसके कार्यकर्ता के तौर पर उसकी मदद करना। और प्रधानमंत्री पहले भी आते हैं, उनके पास में है नहीं कुछ विपक्ष के पास में, तो उनको कुछ ना कुछ तो कहना ही है और वही कहते हैं। आज जिस प्रकार से उनके पास आपस में भी लड़ाई चल रही है उसमें मुझे जाना नहीं चाहिए, जिस पर बंटरधार चल रही है, जिस प्रकार से उन्होंने जनता को पहले भी लूटा है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जनवरी के दूसरे हफ्ते में आचार संहिता लागू हो जाएगी। आप लोग सर कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर क्या विचार कर रहे हैं, किस तरीके के उम्मीदवार को इस बार आप लोग टिकट देंगे? जो उम्मीदवार जिताऊ होगा, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे पास हर तरह का कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया है, लेकिन वो भी यही चाहता है कि हमारी सरकार बने और जो जिताऊ कैंडिडेटों को उसको हम चुनाव में मैदान में उतारेंगे। एक आखिरी सवाल है, क्या जो वर्तमान विधायक है जिनके खिलाफ नाराजगी है कामों को लेकर के वो है, क्या ऐसे विधायकों के भी टिकट काटे जाएंगे, क्योंकि ऐसे कई सारे सवाल हैं? काटा किसी का नहीं जाएगा, सर्वे में जो आएगा, जो जिताऊ होगा उसको टिकट दिया जाएगा। सर्वे में विधायक जिताऊ नहीं आते तो क्या उनको टिकट काटा जाएगा? टिकट नहीं काटा जाएगा, उनको समझाया जाएगा, बात की जाएगी। और अन्य हमारे यहाँ कभी कोई परहेज नहीं करता। हम कार्यकर्ता एक समर्पित कार्यकर्ता है, हमें जो भी काम पर लगाया जाएगा हम उस पर काम करते हैं। और ऐसे ही हमारे विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, सभी लोग जो भी काम पे उनको लगाया जाएगा वो उसी काम को करते हैं। एक खाली मंत्री या विधायक बनना के लिए हमारे कार्यकर्ता नहीं आता। हमारे कार्यकर्ता देश को समर्पित होकर आता है, राष्ट्र निर्माण के लिए आता है, राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक प्रक्रिया है विधायक और सांसद बनना, उसमें भी हम सेवा ही करते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि सर्वे में जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा और सभी लोग जिनको भी जो दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व का निर्वहन करेंगे।
पर्सन धर्मरतन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। बड़कोट में सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। ग्रामीणों ने सड़क पर गैस सिलेंडर रखकर अपना विरोध जताया है। पक्की रोड नहीं होने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत उठानी पड़ती है। लोगों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी तक दी है। अब ये जो तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लोगों के विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने सड़कों पर गैस सिलेंडर रखकर विरोध प्रदर्शन किया है और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। क्षेत्रीय विधायक को भी 3 बार लिखित रूप में आश्वासन दिया उनको, लेकिन उनका कोई वो नहीं मिला हमें कि भाई कब तक हम इसको बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। इसके लिए कोई वो नहीं मिला। यदि हमारी रोड अति शीघ्र नहीं बनाई जाती है तो हम आगे जो चुनाव आ रहे हैं हम बस्ता नहीं लगाने देंगे अपने गाँव में। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल गया है। जोशीमठ में भी मौसम बदला हुआ है और बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उधर औली में भी बर्फबारी हुई, जिससे सैलानी खुश हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पर्यटक जो दूर दूर से पहुंचते हैं बर्फबारी के मौसम में, उनके लिए ये एक सौगात के तौर पर है। पहाड़ पर मौसम का मिजाज बदला है, बर्फबारी हो रही है। ऐसे में पर्यटक इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। उधर पिथौरागढ़ के मुनस्याही में मौसम बदला है। मुनस्यारी में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी इस कदर हुई है कि बाजार में भी करीब 2 फीट तक बर्फ जम गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मुनस्यारी के बाजार की तस्वीर है, जहां पर सफेद की चादर बर्फ की बिछी हुई आपको हर जगह नजर आएगी। सड़कों पर, वाहनों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। मुनस्यारी में बाजारों में भी बर्फबारी की ये तस्वीर सामने आई है। और अब बात नैनीताल की करेंगे। नैनीताल के किलबरी में भी बर्फबारी हो रही है। नैनीताल में 2 दिनों से बादल छाए हुए थे, जिससे शहर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। कल शाम बरसात के बाद से बर्फबारी हो रही है। नैनीताल के मुक्तेश्वर में भी सीजन में पहली बार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी में घूमने आए पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। पूरा इलाका सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तापमान में गिरावट आई है। हालांकि कुछ वहां के लोगों को जरूर परेशानी हो सकती है इस बर्फबारी की वजह से, लेकिन पर्यटकों के चेहरे जरूर खिले हैं। बर्फबारी की खबर के बाद उत्तरकाशी में सैलानी जुटने लगे हैं। एक तरफ सैलानी इस खुशनुमा मौसम में मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पारा गिरने से सर्दी भी बढ़ गई है, जिससे सैलानियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर सैलानियों की आवाजाही बढ़ने से होटल कारोबारी भी खुश हैं। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। न्यू ईयर मनाने के लिए सैलानी उत्तराखंड का रुख करते हैं और किस तरीके से नाचते गाते झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर बर्फबारी होने के बाद जो पर्यटकों में उत्साह है, दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख पाएंगे। तो अलग अलग जगहों पर बर्फबारी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दूर दूर से पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं और बर्फबारी होने के बाद जो इनका उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हजारों की संख्या में लोग उत्तराखंड का रुख करते हैं और उन्हीं में से कुछ सैलानी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आएंगे। आए हम बारिश में यहाँ पे, और यहाँ का व्यू देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि हम नेचर के बीच में ऐसे रह के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो हमारा बारसू में ये रमणीय स्थल है। आप लोग देख सकते हैं सर्दियों का मौसम है और आप चारों तरफ बर्फ गिरने वाली है। और यहाँ पे बारसू में ये रिजॉर्ट है, मतलब बहुत अच्छा है। साल तो बहुत संभावनाएं लग रही है पर्यटकों को बढ़ने की। पिछले 1 हफ्ते से जो हमारा दया रिजॉर्ट के नाम से होटल है यह पूरा बुक है और 31 तारीख तक एडवांस बुकिंग है पूरी। और काफ़ी लोग जो आ रहे हैं, संभावना ऐसा है कि थोड़ा और बर्फबारी हो जाए तो काफ़ी लोग बढ़ेंगे और ये सुखद अनुभव है। वहीं पिथौरागढ़ में ठंड बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें बर्फबारी और हल्की बारिश की बात कही गई है। जिला आपदा प्रबंधन ने अधिकारी भूपेंद्र महर का कहना है कि 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, जिससे इन क्षेत्रों में रोड ब्लॉकेज की आशंका है। तो ठंड बढ़ने के साथ तापमान में भी गिरावट होती है और बर्फबारी पर्यटकों के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। रास्ते रुक जाते हैं,
बर्फ की सफेद चादर वहां पर बिछ जाती है। आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। और चलिए सीधे फर्रुखाबाद का रुख कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब तो डबल इंजन की सरकार है तो राशन भी डबल मिल रहा है। ये अधिकार आपका है। अच्छी सरकार आएगी तो अच्छी योजनाएं आएंगी, और जब बुरी सरकार आएगी भाइयों बहनों तो यही अन्न सपा के, बसपा के या कांग्रेस के नेताओं के घर में चला जाता और उनकी तिजोरी भरती। आप देख रहे होंगे पिछले 4 दिन से कैसे दीवालों से पैसा निकल रहा है, नोट की गड्डियां निकलती जा रही हैं। ये इन लोगों ने गरीबों का जो पैसा पिछली सरकारों के समय छुपा करके रखा था, अब समझ में आया होगा कि बबुआ क्यों नोटबंदी का विरोध करता था। अब समझ में आया ना, बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था, क्योंकि ये नोट गरीबों का पैसा और विकास का पैसा जो आपके जनपद में उपयोगी होता, लोक कल्याण का कारक बनता, उस पैसे को ये लोग हड़प गए थे, छुपा रहे थे। आज उस पैसे को हम लोग फिर से निकाल रहे हैं और फिर उसको विकास के कार्यों में लगवाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे एक बात तो आपको बतानी है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन शासन किस रूप में कर रही थी? आज आपने कांग्रेस का आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे, और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश में 43 लाख गरीबों को एक आवास दिया है। आपके फर्रुखाबाद में भी काफी लोगों को आवास मिले हैं। पूरे प्रदेश में 43 लाख लोगों को आवास मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब को आवास नहीं मिला। आवास का पैसा कहां चला गया? ये दीवालों से वही पैसा निकल रहा है। पिछले 4.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 करोड़ 61 लाख लोगों को, परिवारों को एक शौचालय बना करके दिया। 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाया। शहरों में भी पर्याप्त मात्रा में सामुदायिक शौचालय बनाए, और सामुदायिक शौचालय को भी महिला स्वयंसेवी समूह को देकर के हर गांव में एक महिला स्वयंसेवी समूह से कहा, किसी एक निराश्रित महिला को इसके साथ जोड़िए, सरकार हर महीने उसे 9,000 रुपए देगी इसकी देखभाल और रख रखाव के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के लिए शौचालय क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार की भावनाएं गरीबों के लिए नहीं थी, मजदूरों के लिए नहीं थी, किसानों के लिए नहीं थी, और युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी तो चाचा भी, भतीजा भी, मामा भी और महाभारत के सभी रास्ते वसूली पे निकल पड़ते थे। युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी।
किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वह पैसा भी जाता था और उसके साथ साथ नौकरी से भी वंचित रह जाता था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख से अधिक लोगों को, नौजवानों को प्रदेश में नौकरी दी। 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ा और 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। योगी आदित्यनाथ को आप यहां पर सुन रहे थे। डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से काम किया वो उन्होंने बताया।